Hello everyone, this is Prem Sodhani coming up with the next round of our quiz session, and in this session we generally discuss some of the very important current affairs in question and answer format, right? So let's get started with 13 December's current affairs. So this is the question number 1, that is with reference to IXPE mission, right? That is Imaging X-ray Polymetry Explorer mission. Consider the following statement. It is a joint effort by NASA and ISRO. And the second statement is the instrument on board the mission will observe polarized X-ray from neutron star and supermassive black holes. So the statement 1 जो है वो गलत है. That is not the NASA and ISRO. That is the NASA and Italian Space Agency, right? Italy. So this statement one is not true. द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. एम क्या है इस मिशन का? इस मिशन का एम है कि जो हमारे सुपर मैसिव बॉडीज होती हैं, स्पेशली ब्लैक होल्स जो होते हैं या फिर जो डिस्टेंट स्टार्स हैं, वो कैसे स्पिन कर रहे हैं, हाउ दे आर स्पिनिंग, हाउ दे आर कंज्यूमिंग द लाइट्स अराउंड. जो ब्लैक होल्स हैं वो कैसे वो पूरी लाइट को कंज्यूम कर रहे हैं. दिस इज द एम टू स्टडी, राइट, ऑफ दिस मिशन. तो इसमें करेंगे क्या? इसमें हमारे पास यहाँ ऑन बोर्ड कुछ टेलीस्कोप्स होंगे. देयर आर 3 टेलीस्कोप्स अलोंग विद एक्सरे. हम क्या करेंगे? टेलीस्कोप्स आर देयर. सो व्हाट वी विल डू इन दिस मिशन, just we'll put this X-ray rays to the objects, right? And objects क्या होगा? That would be neutron star और black hole. अब जो ये X-ray आपने यहाँ पे emit करके इनके पास भेजी है, and this X-ray जो वापस लौटेगी, right, in return, so you will detect that X-rays and हमें देखना है, identify करना है how much that polarization was there. तो एक्सरे का जो पोलराइजेशन होगा बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्शन जो डिस्टेंट में रिफ्लेक्ट होके आएंगी, तो उसमें पोलराइजेशन होगा एंड वी हैव टू मेजर दैट पोलराइजेशन एंड दैट इज द एम ऑफ दिस मिशन, राइट. तो इसमें यही है, इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन. ठीक है, 2 साल का इसका टाइम पीरियड रहेगा. अब जब ये पॉलीमेट्री हम करेंगे, एक्सरे की जो पोलराइजेशन हम देखेंगे, उससे हमें ये आंसर्स मिलेंगे कि कैसे ब्लैक होल जो है अपने अराउंड इतनी सारी लाइट को कंज्यूम कर लेता है. सेकेंड थिंग, वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द स्पिनिंग, कैसे ये स्पिन कर रहे हैं अराउंड और जो गैलेक्सी में ये स्टार्स हैं, तो इनके फॉर्मेशन के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. तो दैट वाज द मिशन ऑफ नासा एंड इटली, ध्यान रखना. सो 2 इज करेक्ट वन, but 1 is not true. We have to identify this correct one. The correct answer would be 2 only. Okay, coming to the next question, that is related to with reference to Atmanirbhar Hastashilpkar scheme. Consider the following statement. So this is Atmanirbhar Hastashilpkar scheme. The scheme provides financial assistance to artisans in the form of term loans for income generating activities. The scheme covers artisans from all over India. ठीक है. The first thing is you have to remember this is not the all over India. ये scheme जो है that is of Ministry of Donair. Sorry, Donair, right? So Ministry of Donair means Development of North Eastern Region. उनकी ये scheme है. तो यहाँ पे scheme में होगा क्या? आर्टिसंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव देम द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर व्हाट? फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज. तो उसमें इनकम जनरेटिंग जो एक्टिविटीज होंगी उसमें वो कुछ भी क्रिएशन कर सकते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, या जो उनके पास पहले से आर्ट है, उनके पास जो भी हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड, तो वो उसको और एनहांस कर सकते हैं. सो दिस इज द एम ऑफ दिस स्कीम, जिसमें अभी जो है हम 6% के इंटरेस्ट रेट पे उनको टर्म लोन देंगे, राइट. एंड इस टर्म लोन की खास बात यह है कि दिस टर्म लोन will be provided without having any collateral support. ठीक है, बिना किसी collateral के हम उनको टर्म लोन देने जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज द 6%. अगर रेगुलर पेमेंट करते हैं जो आर्टिसंस हैं, तो उनको 1% की और सब्सिडी मिल जाएगी. 1% विल ऑल्सो बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट में, उनको 1% और लेस कर दिया जाएगा, राइट. सो दिस इज द स्कीम जो अभी लॉन्च हुई है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, तो दिस इज नॉट द पैन इंडिया स्कीम, ऑल ओवर इंडिया नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि इसमें हम लोन सपोर्ट दे रहे हैं. ठीक है, 1 लाख रुपीज का लोन सपोर्ट अभी हम देने वाले हैं आर्टिसंस को. तो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम स्पेशली जिनके पास स्किल्स हैं, ठीक है, जिनके पास नहीं भी हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस स्कीम, राइट. सो दिस इज अबाउट आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम. ओके, सो द स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू वन, एक ओनली आंसर होगा.
Coming to the next question, that is with reference to neurocystic cirrhosis, that is NCC disease. Consider the following statement. It is a zoonotic disease, first one. The second is those with NCC cannot spread the disease to other people. ये जो NCC होता है इसमें एक टर्म छुपा हुआ है, दैट इज न्यूरो. न्यूरो इज ऑलवेज रिलेटेड टू द माइंड. ठीक है, तो इस NCC में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अ पिग इज देयर and pig is infected with worm infection है pig को, and a human being is there, and if he or she consumes the meat of this pig, या फिर she or he is in direct contact with this pig, तो या तो आप क्या कर रहे हैं, मीट कंज्यूम कर रहे हैं, और यू आर इन दिस कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दिस पिग, तो आपको NCC होगा, दैट इज न्यूरो डिसऑर्डर है एक. ठीक है, तो ये आपको हो सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये स्प्रेड नहीं होता ह्यूमन टू ह्यूमन में, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पिग से ह्यूमन बीइंग में ये इन्फेक्शन आ चुका है, एंड दैट इज वाई कि ये एक जूनोटिक डिजीज है. ठीक है, जो एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकती है. राइट, दिस इज द वन स्टेटमेंट दैट इज ट्रू. द सेकेंड इज विद NCC कैन नॉट स्प्रेड द डिजीज टू अदर पीपल. ये भी सही है, क्योंकि जो वॉर्म इन्फेक्शन होता है दैट अफेक्ट्स योर माइंड. ठीक है, और ये दूसरे पर्सन में आप ट्रांसफर नहीं करते हो, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू. बट रिमेंबर वन मोर डिजीज इज देयर, दैट इज टेनियासिस. लेट मी टेल यू अबाउट दिस टेनियासिस ऑल्सो. टेनियासिस जो होती है, टेनियासिस इज नथिंग बट द इन्फेक्शंस इन इंटेस्टाइन. जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें इंटेस्टाइन में अगर वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है, दैट इज नॉन एज टेनियासिस. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्सन, एंड इफ ही इज इन्फेक्टेड विद दिस टेनियासिस, व्हाट इट मीन्स कि उसके जो इंटेस्टाइन है उसमें वॉर्म इन्फेक्शन है. एंड ये याद रखना, टेनियासिस जो है दैट कैन बी स्प्रेडेड थ्रू अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस. फॉर एग्जांपल जब भी ये सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखेंगे अपने, तो जब भी इनका जो एक्सक्रीटा होगा, आफ्टर दिस एक्सक्रीटा अगर इन्होंने हाथ नहीं धोए अच्छे से, सैनिटाइज नहीं किया खुद को, तो जो एग्स हैं वॉर्म के दैट कैन बी स्प्रेडेड टू अदर पीपल एज वेल. ठीक है, तो ये स्प्रेड हो सकती है ह्यूमन टू अदर ह्यूमंस, बट रिमेंबर NCC जो है वो स्प्रेड नहीं होगी. ओके, दिस टेनियासिस कैन बी स्प्रेडेड. Now, coming to the next question, the answer would be both of them are correct one, so 1 and 2. Okay. Coming to the next question, that is Sampan portal, that is sometimes seen in news. So Sampan portal क्या है? The options are given to you. An online pension processing and payment system, a platform focused on power sector and renewable energy sector, technology innovation platform focusing on machine tools, and system for implementation of the tax collections in local body. So this is an online pension processing and payment system है. ध्यान रखना आप, टेलीकम्युनिकेशन वाले जो लोग हैं उनके लिए पेंशन स्कीम के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, दैट इज संपन्न पोर्टल. ओके, so there is nothing to discuss about this portal, just you have to remember the name of this portal, right? Now coming to the next question, that is important one, that is Article 142 of the Constitution is related to which of the following? ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुकी है, बिकॉज दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, civil and judicial authorities to act in aid of the Supreme Court, that is Constitution of India, duties and power of the controller and auditor general. ठीक है, तो this article is related to this one, enforcement of decrees and orders of the Supreme Court. and ध्यान रखना, ये आर्टिकल 142 जो है इसको बोलते हैं कि एक्शंस टेकन फॉर द कंप्लीट जस्टिस. ठीक है, कंप्लीट जस्टिस मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट होगी, दैट दे कैन टेक एक्शन इन एनी ऑफ द मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, दे कैन गिव देयर जजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस, यानी सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं रोक सकता उस मैटर में इंटरवीन करने से, उस मैटर में जजमेंट देने से. दैट इज वाई इसको बोला जाता है 142 को कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल. ठीक है, तो ये है, सही है, एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन यही क्वेश्चन यूपीएससी में जब पूछा गया तो इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी, तो वो अभी अपन देख लेते हैं. दैट इज विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस और प्रोविजंस कंटेंट in ordinary laws cannot act as prohibition or limitations on the constitutional power under 142. It could mean which of the following. ठीक है, तो आप इसको देखेंगे, the answer would be the Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by the parliament.
यानी कि थोड़ा सा आपको लैंग्वेज इसको घुमाया है। लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि 142 जो आर्टिकल है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, दे कैन ऑल्सो नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो कंप्लीट जस्टिस का आर्टिकल है, ध्यान रखना। पार्लियामेंट के जो लॉज होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं रोक सकते टू एक्सरसाइज दिस पावर अंडर आर्टिकल 142, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to preamble consider the following statement। आजकल preamble थोड़ा चर्चा में है because of some private members bill has been introduced in the parliament, तो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करने की सोच रहे हैं हम preamble में। ऐसा प्राइवेट बिल है और पास होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं प्राइवेट बिल्स के, बट दैट इज द रियलिटी। तो preamble के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द आइडियल्स बिहाइंड द preamble to India's constitution were laid down by Jawaharlal Nehru's objective resolutions। The second is it was adopted in our constitution on 26th January 1950। Okay, so this is true, ये सही है, but this is not the 26th January that was adopted on 22nd January, right? So this is not true, सेकेंड इज नॉट ट्रू। अब जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस होंगे, आपने पढ़ा होगा ऑन 13 दिसंबर ऑफ 1946 जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में द फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी क्या होगी हमारे आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दैट टाइप ऑफ जो रिजोल्यूशंस रखे थे दैट इज नॉन एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें क्या था, द फिलोसॉफी एंड फंडामेंटल्स विच आर एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि हम सोशलिस्ट होंगे, सेक्युलर होंगे, ये सब जो आइडियाज थे जो अभी हमारे प्रियम्बल में है, वो उस टाइम जब रखे गए थे दे वर नॉन एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये प्रियम्बल था जिसमें अमेंडमेंट भी आपने पढ़ा होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, तो दैट इज द प्रियम्बल। ओके, सो दिस वाज दिस क्वेश्चन। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन। हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको आई होप काफ़ी इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट दैट डाउन इन कमेंट सेक्शन एज वेल। Thank you very much for watching this video. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.